हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, दूसरी लहर का कहर खत्म हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां के नौगांव में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर हमला नमाज पढ़कर लौटते वक्त हुआ। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें परवेज अहमद डार अपने घर की तरफ बढ़ते नजर आए। तभी वहां पहले से मौजूद 2 आतंकियों ने उनका पीछा शुरू किया और फिर पीछे से ही उन पर गोलियां दाग दी। दोनों ही आतंकियों के पास पिस्तौल थी, जिससे उन्होंने एक के बाद एक कई फायर किए। जैसे ही परवेज अहमद जमीन पर गिरे, दोनों आतंकी वहां से फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। जैसे ही इंस्पेक्टर का शव घर पहुंचा, वहां मातम पसर गया। शहादत की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में लोग इंस्पेक्टर के घर पर इकट्ठा हो गए। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त देखिए ये आतंकी, 2 आतंकी देखिए तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। दोनों के पास पिस्तौल थी। वहां पहुंचकर किस तरीके से वो फायरिंग करते हैं और जब ये जवान जमीन पर गिर जाते हैं उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से मौजूद हैं और अमित पांडे दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। रिफत, जरा ये हम तस्वीरों में देख रहे हैं 2 आतंकी, कोई जानकारी मिल पा रही है किस संगठन से ये जुड़े हुए थे या अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई हो? देखिए अर्पिता, टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। आपको मालूम है कि ये दूसरी एक हफ्ते में टारगेट किलिंग है। इससे पहले सफाकदल एरिया में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और कल ये जो हमला हुआ ये नौगाम एरिया है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, और वहां पर ही जिस तरीके से आपने कहा कि आगे आगे जा रहा था, बताया जा रहा है कि मस्जिद से बाहर आ गया ये पुलिस इंस्पेक्टर और गात लगाई थी मिलिटेंटों ने, और उसके बाद 2 लोग आगे आते हैं पिस्टल से लगातार। एक ने 4 फायर किए और उसके बाद एक और लेफ्ट साइड में दिख रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में, उसने तकरीबन 2-3 फायर किए इस पे और उसके बाद वो भाग गए। तो ये जो है टारगेट किलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने कबूल की है इसकी और वार्निंग भी दी है कि इस तरीके की किलिंग्स वो करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके बाद फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन मिलिटेंट वहां से भाग गए थे। लेकिन मामले की अब तहकीकात की जा रही है, कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की टारगेट किलिंग जो है ये दूसरी है और पुलिस ने इससे पहले भी पुलिस के अपने अफसरों को भी और बाकी पुलिस के अधिकारियों को कहा था कि वो इस तरीके से घर ना जाएं, बाकी जो है वो एहतियात बरतें। लेकिन 2 किलिंग्स जो हैं हफ्ते में होना जरूर एक चिंता का विषय है पुलिस के लिए। बिल्कुल, यानी अमित देखिए 2 यहाँ पर हत्याएं हुई हैं और उसके लिए आखिरकार किस तरीके से जो श्रीनगर में, जम्मू में पुलिस के जवान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है? देखिए, जैसा हमारे सहयोगी रिफत बता रहे थे कि पुलिस वालों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क रहें, जो भी कोई मूवमेंट रहते हैं सतर्क रहते हैं। हालांकि ये पहले से ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे। समय समय पर आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों को कहा जाता है कि वो जो अपना मूवमेंट कर रहे हैं किसी को बताएं ना और सतर्क रह के रहें, अपने साथ हमेशा आधिकारिक हथियार रखें और तमाम तरीके की सावधानी बरतें। लेकिन इस घटना के बाद ये 2 सवाल अहम है अर्पिता कि किस वक्त ये घटना हुई है। ये घटना उस वक्त हुई है जब एक और पीएम अहम बैठक यहाँ पर बुलाने वाले हैं और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की थी। तो आतंकी यहाँ पर घाटी में दिखाना चाहते कि किसी न किसी तरीके से वो सक्रिय हैं, इसलिए लगातार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। और अब किसने इस घटना को अंजाम दिया? रिफत जैसा कि कह रहे थे कि टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हफ्ते में दूसरी किलिंग है, 20 दिन में ये चौथी ऐसी बड़ी वारदात है कश्मीर में आतंकी वारदात है जिसमें टीआरएफ का नाम सामने आया है। टीआरएफ वही संगठन है लगातार जो अब आतंकियों की घटती ताकत को बढ़ाने के लिए उनको सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। बार बार सुरक्षा बलों, एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस के ऊपर
हमले कर इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और अपनी सक्रियता, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है घाटी में आतंकी गतिविधियों में, उसमें वो लगातार ये बताना चाह रहा है। बिल्कुल। और जरा तस्वीरें एक बार दिखा दें। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये दो आतंकी, देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, दोनों के हाथ में बंदूक नजर आ रही है। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर, और उसके बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर जमीन पर गिर जाते हैं तब ये वहां पर से फरार हो जाते हैं। परवेज अहमद डार नाम के इंस्पेक्टर की हत्या हुई है। सीसीटीवी में ये हत्या किस तरीके से हुई, पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। जम्मू कश्मीर के नौगांव में दरअसल ये आतंकी हमला हुआ है। तो इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या हुई। नमाज पढ़कर दरअसल वो लौट रहे थे और उसी वक्त ये दो आतंकी जो कि घात लगाकर बैठे थे वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंस्पेक्टर पर हमले की निंदा की। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की नौगांव में मस्जिद के बाहर की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिलेगी। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। रिफत, अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया हो, क्या कार्रवाई उनकी तरफ से हो रही है? देखिए अर्पिता, यहाँ अगर मिलिटेंसी की बात करें, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, कि प्रभाव ज्यादा है। लेकिन सेंट्रल कश्मीर के, चाहे ये बडगाम का डिस्ट्रिक्ट हो, श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट हो या गांदरबल का, यहाँ मिलिटेंसी प्रभाव बहुत कम है। लेकिन जब श्रीनगर में कोई घटना घटती है तो उसको ज्यादा सुर्खियों में रखा जाता है। और जिस तरीके से मिलिटेंट कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने की, कई जगहों पे हमले करने की या पुलिस पे हमले करने की, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग है ये कहीं ना कहीं सोच के की जाती है कि किस आदमी की हत्या करनी है। और कल भी हमने देखा कि ये टारगेट किलिंग थी क्योंकि वो चल रहा था। उसके बाद एक तो हो गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करना, वो हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन ये टारगेट किलिंग जो है ये स्पेसिफिक कोई आदमी उसको चुना जाता है और उसके बाद जो है मिलिटेंट उसे मार देते हैं। और हमने देखा कि काफी सारे पंचों, सरपंचों, काउंसलर्स की किलिंग की गई, वो भी सब टारगेट किलिंग थी। हालांकि मिलिटेंटों ने लगातार धमकी दी है सरपंचों को, पंचों को, या बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे कहा गया कि वो बीजेपी को छोड़े। और पुलिस वालों को भी काफी सारे धमकियां आ रही हैं। जो एसपीओ थे, बहुत सारे एसपीओ मार दिए गए और उनको भी ये कहा गया कि आप नौकरी छोड़ दें। और कल जो टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की इसकी, तो ये साफ दर्शाता है कि कुछ लोगों को टारगेट पे रखा गया है, कुछ लोग राडार पे हैं। अब सुरक्षा बल इस चीज को किस तरीके से देखेंगे कि किसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना है या कौन टारगेट किलिंग में हो सकता है। तो सुरक्षा बलों के पास या सीआईडी डिपार्टमेंट में ये खुद भी था, यानी कि जो भी चीजें इन्फॉर्म करनी होती हैं आला अफसरों को, ये खुद भी कर रहे होते। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से एक रिपोर्ट जाएगी कि किस किस की सिक्योरिटी बढ़ानी है या कौन कौन मिलिटेंटों के राडार पे है। शायद इस पे अब काम किया जाएगा, क्योंकि हफ्ते में 2 किलिंग श्रीनगर में होना चिंता का विषय जरूर है। आप रही जरा साथ, वही देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं और मेरी पार्टी बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या की निंदा करती है। शहीद को जन्नत में जगह मिले और उनके परिवार वालों को इस मुश्किल वक्त में लड़ने की ताकत मिले। अमित, अब आतंकियों के खिलाफ किस तरीके के एक्शन प्लान में है? गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी मिली हो? देखिए, धारा 370 हटाए जाने के बाद ऑपरेशन ऑल आउट 2 जो चल रहा था, बेहद सफल ऑपरेशन था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ प्रभावशाली था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसी घटनाओं के आने के बावजूद भी जो ऑपरेशन है लगातार वो जारी रहेगा, सुरक्षा बलों का अभियान। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही लश्कर के आतंकी मारे गए थे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि सोपोर हमले के मास्टरमाइंड थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो अब जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन्होंने अपनी मंशा यहाँ पर जता दी है और रणनीति इनकी साफ है कि उनकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इसके रिजल्ट्स भी अर्पिता दिख रहे हैं कि नए आतंकियों के भर्ती की तादाद, आतंकियों के मारे जाने की तादाद, ओवरग्राउंड वर्कर्स की तादाद, इनमें बहुत ज़्यादा इनमें घटने की संख्या यहाँ पर सामने आई है। तो ये जो घटनाएं हैं ये एक तरीके से जोड़कर देख रही हैं सुरक्षा एजेंसियां कि आतंकियों की घटती ताकत है। उसी ताकत
को अपनी दिखाने के लिए, घटती ताकत को छुपाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम ये दे रहे हैं। लेकिन टारगेट किलिंग है, जैसा रिफत कह रहे थे, टारगेट किलिंग बहुत ही ये रिसेंट फिनोमिना बनकर उभरा है और इससे निपटना आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। रहिए आप जरा साथ। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की बर्बर हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। ये कायरतापूर्ण हिंसा केवल दुख लाती है और हमें कहीं नहीं ले जाती। शहीद इंस्पेक्टर के परिवार वालों के लिए मेरी संवेदनाएं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। रिफत हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से जब नमाज अदा करके पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच रहे हैं, वहीं पर ये दो आतंकी घात लगाकर बैठते हैं। ये कैसा एरिया था जहां, जिस जगह को इन आतंकियों ने चुना था, वहां पर क्या और लोग नहीं थे या बड़ी सड़क पे बीच बाजार में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए अर्पिता, आपने एक अच्छा सवाल पूछा। ये जो एरिया है ये नौगाम का एरिया है और ये हाईवे है। ये अनंतनाग को भी जोड़ता है, पुलवामा को जोड़ता है, बारामुल्ला को जोड़ता है। और हमने देखा कि काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है मिलिटेंट से रिलेटेड वहाँ पे हुई, काफ़ी हमले भी हुए। इस नौगाम एरिया में काफ़ी जो है आर्मी पे भी अटैक हुए, रोड पे सीआरपीएफ पे भी हुए और पुलिस पे भी हुए काफ़ी सारे अटैक। तो वहाँ पे शायद मिलिटेंटों को ईजी हो जाता है किसी भी एरिया से आना, चाहे पुलवामा से आना चाहें, चराज शरीफ से आना चाहें, बडगाम से आना चाहें, बारामुल्ला से आना चाहें और या पुलवामा से के साथ साथ शुपाया और अनंतनाग से आना चाहें। तो ये जो हाईवे है, हाईवे के साथ में हमने देखा कि नौगाम के एरिया में मिलिटेंट्स की मूवमेंट रहती है और ऐसा ही हमने देखा कि एकदम से मिलिटेंट कभी भी एक सरप्राइज जो होता है इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से मिलिटेंट आ जाते हैं और उसके बाद कोई घटना घटती है और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, किसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके बाद आए और वहां से निकल गए जहां उनका एक टारगेट रहता है कि पहुंचना कहाँ है। ये एक बड़ी चुनौती है, जैसा मैंने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि ऐसे एरियाज में मिलिटेंट्स के हमले को रोकना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर किसी की सर्च की जाए, हर किसी पे नजर रखी जाए। बाद में जब कोई घटना घटती है, सीसीटीवी फुटेज आती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। काफी जगहों पे जो हमने देखा कि पता चल पाया, क्रैक किया गया केस को कि किसने ये हत्या की है, कौन इन्वॉल्व हैं। जैसे सोपोर अटैक में पुलिस ने कहा कि ये जो मुदस्सिर मारा गया कि वो उसमें इन्वॉल्व था और इसी तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है जो इर्द गिर्द थे, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन ये भी सच है, जिस तरीके से बता रहे थे अमित की ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर और मिलिटेंट में ये फर्क रहता है कि मिलिटेंट जब निकलता है तो उसके बाद वो घर में नहीं रहता है, कहीं छुपके से रहता है, जंगलों में रहता है, किसी घर में रहता है। लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो अपने घरों में रहते हैं, वो मिलिटेंट्स का सपोर्ट करते हैं। उनका अगर नेटवर्क बढ़ता है तो वो बड़ी चुनौती हो सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। बिल्कुल रिफत, आप रहिए जरा साथ। दरअसल कल आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इसके बाद पुलिस जो है वो उन आतंकियों की तलाश में भी जुटी हुई है और साथ ही साथ एक अलग से ये कोशिश हो रही कि आतंकियों के इस मूवमेंट को रोका जा सके। कल पीएम मोदी के साथ कश्मीर मुद्दे पर होने वाली बैठक के लिए गुपकार गठबंधन के नेता आज श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले कल श्रीनगर में हुई गुपकार गठबंधन की बैठक में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की मांग उठाई। गुपकार की इस बैठक में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद थे। बैठक में 24 जून को होने वाली बैठक में किन मुद्दों को उठाया जाना है, इस पर भी चर्चा हुई। केंद्र के साथ होने वाली बैठक से पहले श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद क्या कहा, जरा वो भी सुनवा दें आपको। वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है।
रिफत अब्दुल्ला तो हमारे साथ लगातार मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इस वक्त विक्रांत यादव भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल रिफत आपसे, श्रीनगर से गुपकार के कितने नेता और कब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? आज ही वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि गुपकार गठबंधन जो है 7 पार्टियों का एक गठबंधन था, हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उससे अलग हो गई, सजाद लोन की पार्टी। लेकिन आज जो है 3 लोगों को बुलाया गया है। इनमें से एक तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो CPIM के लीडर हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया है, उमर अब्दुल्ला को बुलाया गया है और साथ ही जो है महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया है। कुल मिला के 4 लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि 2 जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं। इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 लोग जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। और साथ ही जो है दो लोगों को दावत मिली है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी जा रही हैं। उसके अलावा जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, उनको भी दावत मिली है। तारा चंद जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी दावत मिली है। इसी तरीके से और भी 2 जो है कविंदर गुप्ता, वो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी दावत मिली है। कांग्रेस के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं स्टेट कांग्रेस के, उनको दावत मिली है। तो कुल मिला के 14 लोग जा रहे हैं। उसमें से ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन कश्मीर के लीडरों की है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मर 3 चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाम नबी आज़ाद को दावत मिली है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। तो कुल मिला के ये जो है आज ही पहुँचने की कोशिश करेंगे सभी लीडर, क्योंकि कल ये मीटिंग होनी है। तो कोई फ्लाइट पे भरोसा नहीं होता है, कल कब क्या ऑपरेट करें, तो हर कोई कोशिश करेगा कि आज ही वहाँ पे पहुँचे। ठीक है विक्रांत, महबूबा मुफ्ती कल उन्होंने पाकिस्तान राग अलाप दिया, क्या केंद्र की तरफ से कुछ बात सामने आ पाई? क्योंकि गुपकार और महबूबा मुफ्ती क्या एजेंडा लेकर कल पहुंचने वाले हैं, ये तो तस्वीर उन्होंने क्लियर कर दी। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा वहीं पर पत्रकारों के सामने बताया था, जो कल रिफत ने भी जानकारी दी थी हम लोगों को कि किस तरीके से पाकिस्तान से बातचीत का उन्होंने राग अलापा। लेकिन ये बात एकदम साफ क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी उसमें कहीं भी ये एजेंडा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का रुख इस मामले में साफ है। भारत सरकार कहीं भी बातचीत का विरोध नहीं करती, लेकिन बातचीत के लिए जो एक कंड्यूसिव माहौल होता है, जो एक सकारात्मक माहौल होता है, उसको बनाने का प्रयास कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। दूसरी बात कि भारत सरकार, ये जो बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए, सकारात्मक माहौल बनाया जाए और राज्य में एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की जाए। क्योंकि जिस समय 370 और 35A को हटाया गया था, तब भी सरकार ने कहा था कि पूरी कोशिश की जाएगी कि राज्य को जल्द से जल्द दोबारा पटरी पर लाया जाए और जैसे ही माहौल ठीक होता है तो राज्य में दोबारा से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी शुरुआत की जाएगी। भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम उन नेताओं को बुलाया गया है जिनके स्टेक्स हैं, चाहे वो पूर्व वहां के मुख्यमंत्री हों, कश्मीर से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि कश्मीर से ही ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं। तो तमाम उन नेताओं को बुलाया गया है। जम्मू के भी नेता इस बैठक में हैं और इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक बार वहां पर जो जमीन के नेता हैं, जो राज्य के नेता हैं, उनसे एक बार उनकी राय जानी जाए। और इसी कारण तमाम पार्टियों के, किसी एक पार्टी के नेताओं को नहीं, सभी पार्टियों के नेता जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनको इस बैठक का न्योता प्रधानमंत्री के साथ दिया गया है। और इस बैठक में इस बातचीत की जाएगी कि आगे का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जमीन जो पॉलिटिकल तैयार करनी है, वो किस तरीके से खोली जाए। क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि अब धीरे धीरे स्थिति क्योंकि सामान्य की तरफ बढ़ रही है, तो इसे खोला जाए। हालांकि ये बात सही है कि महबूबा मुफ्ती और तमाम ऐसे नेता वो कोशिश जरूर करेंगे इस बैठक में अपनी बात उठाने की, लेकिन वो बैठक के एजेंडे में नहीं है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, कश्मीर के मुद्दे के हल के लिए PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा था, जरा आपको वो भी सुनवा दें। जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। वही महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा, वो भी सुनिए। PM के साथ आज आपकी बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ है, क्या कहेंगे वहां पर? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 7 वर्षों में जो जम्मू कश्मीर की जनता को प्यार दिया है, प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से और बड़े दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है। और 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
इस बैठक में भाग ले रही है और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में आखिरी सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान को भी बीच में शामिल करना चाहिए डायलॉग के लिए। देखिए, ये केंद्र सरकार का और विदेश मंत्रालय का विषय है। हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कातिल है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा हमला किया है, जहां बर्बाद किया, खून खराबी किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को। तो मेरे को नहीं लगता कि गुपकार अलायंस कहता है 370 को हटना चाहिए, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। अब 370 एक पास्ट है, वो एक इतिहास बन चुका है, उसकी वापसी अब संभव नहीं है। विक्रांत, कांग्रेस की तरफ से कुछ बात सामने आई। कांग्रेस के कौन कौन से नेता हैं जो कल होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी 3 नेता इस बैठक में आएंगे। गुलाम नबी आजाद, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में रहेंगे। ताराचंद, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की इकाई के, वो भी यहाँ पर रहेंगे। कांग्रेस ने इस बैठक में आने से पहले अपनी एक बैठक जरूर की थी। कल भी वो बैठक हुई थी और उससे पहले भी एक आध बार बैठक हुई। और कांग्रेस का इस मामले में जो स्टैंड है, वो अभी तक यही कह रहे हैं कि इस मामले में वो जम्मू कश्मीर के राज्य का जो दोबारा मांग है, वो दोबारा से अपनी बात को उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गुपकार जो समूह है, उसके लोग जो कह रहे हैं कि हम 370 की वापसी पर अड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि राज्य में तब तक अमन शांति नहीं आएगी जब तक 370 को वापस नहीं लाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस समेत कोई जो राष्ट्रीय दल है वहां पर इस तरीके की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी पूरी राजनीति केवल कश्मीर के इलाके पर टिकी हुई है, वो इस तरीके की मांग जरूर करेंगे। और हालांकि बैठक का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की जाए और उसके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, वो ये मांग उठा रहे थे कि सरकार पहल करे। अब सरकार ने एक पहल की है, उन तमाम नेताओं को बुलाया है जिनका जम्मू कश्मीर से वास्ता है, और एक ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राज्य में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से राज्य में अगर चुनाव होने तो वो किस तरीके से हो, डीलिमिटेशन का काम जो चल रहा है वो किस तरीके से हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर क्षेत्रीय नेताओं, स्थानीय नेताओं की भी बातचीत, उनका व्यू, उनका सलाह मशवरा सरकार सुनना चाहती है। ठीक है, रहिए आप जरा सा। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर कल जो होने वाली बैठक है, उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धारा 370 को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनवा दें। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और एक साजिश का शिकार बने। 1953 में आज ही के दिन उनका वो महान बलिदान भारत की एकता का आधार बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, हम सब अभिनंदन करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। 370 को लेकर जो बात सामने आई है, वो ये है कि 370 को वापस लाने के लिए 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 370
विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विक्रांत, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अब वो भी सामने आए हैं और कल जिस तरीके की बातें की गई पीडीपी और तमाम दलों के द्वारा कि भाई 370 के मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुपचाप 370 को जोड़ा है। यानी कांग्रेस यार बीजेपी का जो रुख है वो बिल्कुल क्लियर है स्टैंड। देखिए, बीजेपी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और उनका जो नारा था वो बहुत ही उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उनका एकदम पहला नारा यही होता था कि एक निशान एक विधान, दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, दो संविधान नहीं चलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के उस समय परमिट लेकर के जाना पड़ता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय उस परमिट की अवज्ञा करते हुए वो वहां गए थे। गिरफ्तारी उनकी हुई थी, बाद में उनकी मृत्यु भी हुई। तो उनको लेकर के लंबे समय से बीजेपी और जनसंघ का ये एक तरह से बाकायदा चुनावी वायदा ये रहता था कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो 370 को हटाएंगे। बीजेपी ने हमेशा इस बात को कहा था कि वो इसे आने पर हटाएंगे और जब 370 को हटाया गया तब भी बीजेपी ने यही कहा था कि हमने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदा किया था जनता से, जिसके आधार पर जनता ने हमें वोट दिया था, उस वायदे को पूरा किया गया है। तो बीजेपी का इस मामले में किसी तरीके का कोई दुविधा बीजेपी में कभी रही नहीं है। ठीक है, रहिए जरा विक्रांत आप साथ। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक में कांग्रेस की तरफ से 3 नेता शामिल होंगे, जिसमें कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और पूर्व डिप्टी सीएम तारा चंद शामिल होंगे। इससे पहले कल कांग्रेस की पॉलिसी ग्रुप की बैठक में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। इस मीटिंग का कोई एजेंडा होना चाहिए था। जो इनविटेशंस आई है वो विदाउट एजेंडा है, ये किसी एक टॉपिक पर लिमिटेड नहीं है, एजेंडा लेस है। तो ऐसे में ये मानना कि हम ये चीज़ लेकर जाएं या वो चीज़ लेकर जाएं, बेहतर है मतलब जो टीम जा रहा है वो फुली इक्विप्ड है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ एजेंडा कुछ रखेंगे इस मीटिंग का, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अपना मौकूफ रखेगा और जो भी हमारा डिबेट डिस्कशन होगा एज पर एजेंडा, वो उस मीटिंग के बाद में हम पूरे देश के साथ शेयर करेंगे, अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपना क्या लाइन रखा। अब इस बीच कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों ने भी बातचीत में बुलाए जाने की मांग की है। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 30 साल पहले उन्हें जबरन कश्मीर से निकाला गया था, इसलिए वो भी कश्मीर के मसले पर एक पक्षकार है। जब नेशनल लेवल पे एक मीट हो रहा है और मेरा कहना बड़ा क्लियर है जी, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर का कोई परमानेंट हल नहीं है, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। अभी तक हम वेट कर रहे हैं इसका गवर्नमेंट के इनविटेशन का, अभी तक नहीं आया है। क्या हम कश्मीरी पंडित जो समाज है, क्या हम उस कश्मीर के हिस्सा नहीं हैं? क्या हमें नहीं बुलाना चाहिए था इन लोगों को? अभी तक तो हमारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं आया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। आज राजस्थान में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। न्यूज 18 की भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि शाम 5 बजे जयपुर में होने वाली बैठक में बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायक शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में सिर्फ 13 निर्दलीय ही शामिल होंगे। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक जयपुर के एक होटल में बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि बैठक का मकसद आला कमान को संदेश देना है कि अगर सचिन पायलट की मांगे मानी गई तो गहलोत सरकार पर संकट आ सकता है। यानी कि इस बैठक के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। पहला, गहलोत को ताकतवर दिखाने और दूसरा, आला कमान पर पायलट की अनदेखी करने का दबाव बनाना। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से हैं, और भवानी सिंह हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। भवानी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। भवानी, ये जो ताजा सियासी हलचल देखने को मिल रहा है राजस्थान में, उसके क्या मायने? 13 निर्दलीय विधायकों की बैठक ये कब होगी और बैठक का मकसद क्या है? देखिए, ये जो आज मीटिंग हो रही है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति का हिस्सा। रणनीति ये है कि ये मैसेज पार्टी आलाकमान तक दिया जाए कि सरकार किसने बचाई? निर्दलियों ने बचाई। बीएसपी से जो 6 लोग आए उन्होंने बचाई। तो 13 + 6 ये 19 का ग्रुप है। 19 में से 6 निर्दलियों ने पहले से अलग से मीटिंग कर ली और आज उसको रणनीतिक तौर पर पहले वो शामिल होने वाले थे, लेकिन शामिल इसलिए अब नहीं हो रहे क्योंकि वो वैसे टेक्निकली कांग्रेस के अंदर हैं,
क्योंकि वो बीएसपी से कांग्रेस में आ चुके हैं और अगर शामिल होते हैं तो ये भी विवाद खड़ा होगा कि इनका स्टेटस क्या है। तो आज निर्दलीय मीटिंग करेंगे। 13 में से 12 आ रहे हैं जो हमारी सूचना है। एक जो निर्दलीय विधायक है वो बाहर है, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन है इन्हीं के साथ में। ये दो चीज़ें तय करेंगे। एक तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ हैं, अशोक गहलोत की लीडरशिप में विश्वास करते हैं। दूसरा ये कि सचिन पायलट जो डिमांड कर रहे हैं मंत्रिमंडल के अंदर जगह देने की, उनके समर्थकों को या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के अंदर जगह देने की, उनको न देकर उनको जिन्होंने सरकार बचाई है निर्दलियों को जगह दी जाए। जी अरुण, पहले तो ये खबर थी कि 13 निर्दलीय के अलावा 6 बीएसपी के विधायक भी शामिल होंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि ये 6 बीएसपी विधायक इस बैठक में शामिल ही नहीं हो रहे हैं? क्या बीएसपी विधायकों की तरफ से कोई बयान आया? देखिए, भवानी ने बताया आपको, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं वो तो स्वतंत्र हैं ही, लेकिन बीएसपी के जो विधायक हैं अशोक गहलोत, उनको अपने पाले में लाए थे, कांग्रेस में लेके आ गए थे और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और एक तरह से कांग्रेस में वो शामिल हो गए। तो जब कांग्रेस में शामिल हो गए तो अलग से बैठक करेंगे, अनुशासनहीनता का मामला बनेगा और सचिन पायलट के पास भी एक पॉइंट होगा कहने के लिए कि देखिए कांग्रेस के विधायक जा करके निर्दलियों के साथ मिल करके मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट है, भवानी ने एकदम सही कहा, और इसलिए उनका शामिल होना बैठक में मुश्किल था। ये अलग बात है कि वो 6 अलग मिलते रहते हैं, अपनी डिमांड करते हैं और अशोक गहलोत के इशारे पर सचिन पायलट की तरफ रुख भी करते हैं, उनके ऊपर हमला भी करते हैं। ये जो उलझी हुई कहानी है राजस्थान की या पंजाब की, वो अभी भी सुलझ नहीं रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आला कमान एक मन नहीं बना पा रहा है कि किसको तवज्जो देनी है, किसको आगे लेके चलना है, किसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों अपने राज्य में अनुभवी नेता हैं, दोनों प्रभावी हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं और आला कमान उनकी नाराजगी नहीं लेना चाहता और इसीलिए सचिन पायलट हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रहिए आप जरा साथ देखिए, राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के लिए आज का दिन काफी अहम है। इस बैठक से पहले गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर हमला बोला और इतना ही नहीं, उन्होंने सचिन पायलट को बाहरी तक बता डाला। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? राजस्थान के और लोग मर गए क्या? इतना बड़ा समाज है गुर्जर समाज, एक से एक दिग्गज नेता है हमारे पास यहाँ पर, पार्टी में भी कांग्रेस में भी। अगर हाईकमान को और यहाँ से अगर बनाना है, गुर्जर समाज से अगर सीएम बनाना है, तो यहाँ भी एक से एक दिग्गज नेता हमारे पास है। क्या मांगते हैं राजस्थान में? वहीं निर्दलीय विधायक ओपी हुंडला ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार का सही समय नहीं है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा वो भी जरा सुनवा दें आपको। मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं, ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है, उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की चिंता की और उनकी जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।